ओके, तो आज हम लोग परम्यूटेशन का ही एक स्पेशल केस देखेंगे। तो मान लो कि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, फिर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो A1 A2 A3 A n ऐसे करके n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। अब इसको नॉर्मली अगर मैं लीनियर वे में अरेंज करता, है ना, तो मेरे पास क्या है, A1 मान लो, A2 मान लो, A3 ऐसे करके an डिस्टिंक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एलिमेंट्स है, जो भी कहना है कह सकते हो, है ना। अब इसको मान लो कि मेरे को लीनियरली अरेंज करना रहता, ठीक है। तो एक दो तीन चार ऐसे करके n स्पेस रहते हैं मेरे पास, है ना। तो ये तो सिंपल परम्यूटेशन है। तो ये कितने तरीके से हम लोग कर सकते थे, n फैक्टोरियल, है ना। ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया है एंड आई होप कि आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लीनियर हम लोग अरेंज नहीं करेंगे, हम लोग एक सर्कल में इन सारे जो भी मेरे पास ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं सर्कल में n पोजीशन होगा। तो मान लो ये एक पोजीशन है, ये दूसरा, है ना। इस टाइप से n यहाँ पर स्पॉट्स हैं और फिर एक सर्कल में जो है मैं इनको अरेंज करूँगा, ये सारे A1 A2 A3 ए सो ऑन अप टू AN। तो इनको कितने तरीके से जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखोगे कि थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। क्योंकि हो क्या रहा है अगर सोचोगे, तो पहले एक सिंपल सा केस लेते हैं जिसमें कि हमारे पास बस चार ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये चार ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और फिर सी और फिर डी, है ना। तो इसको अगर मेरे को लीनियरली अरेंज करना रहता है या फिर परम्यूट करना रहता है, तो उसके कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल, है ना। ये तो नॉर्मल तरीका है कि चार है तो फिर चार स्पॉट्स है मेरे पास, एक दो तीन चार। तो 4 फैक्टोरियल तरीके से जो हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं लीनियरली अरेंज कर रहा हूँ, है ना, तो मान लो कि ABCD ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। फिर ABCD ये दूसरे अरेंजमेंट में काउंट होगा, है ना। फिर उसके बाद मान लो ABCD, ठीक है, या फिर ABCD, ठीक है। तो जब हम लोग लीनियरली अरेंज कर रहे हैं तब ये चारों जो है अलग काउंट होगा, है ना, चार बार काउंट होगा। लेकिन अगर मैं सर्कल में अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया A, ठीक है। मान लो A यहाँ पर है, फिर B, फिर C, फिर D, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। अब फिर इसमें जो है मैंने फिर से सर्कल में A को यहाँ पर रख दिया, B को यहाँ पर, C को यहाँ पर, D को यहाँ पर। तो सर्कल में क्या है, सर्कल में ये दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये भी ABCD है, ये भी ABCD है ना। फिर उसके बाद मान लो कि मैंने ए को और एक बार शिफ्ट कर दिया कि ए यहाँ पर, फिर बी यहाँ पर, फिर सी, फिर डी, ये फिर से ABCD है। फिर से सर्कल में और एक बार, तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, तो ये भी सेम अरेंजमेंट है। तो ये चारों को जो है सर्कल में एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो लीनियर में जो चीज़ चार बार काउंट हो रहा था वो चीज़ सर्कल में एक बार काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ABCD जो है लीनियर में 4 फैक्टोरियल तरीके से सारा अरेंज हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट में एक बार आएगा, वो हमारे ये जो लीनियर अरेंजमेंट था उसमें चार बार काउंट हो रहा है। तो अगर मेरे को बस ये काउंट करना है कि सर्कुलर अरेंजमेंट टोटल डिस्टिंक्ट कितने होंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 4 फैक्टोरियल है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था कि अगर अगर मेरे पास चार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही जो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास अगर मान लो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, तो उस केस में क्या होगा कि लीनियरली अगर हम लोग अरेंज करेंगे तब तो हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स हैं जो कि एक बार काउंट हो रहा होगा सर्कुलर अरेंजमेंट में, वो लीनियर अरेंजमेंट में n टाइम्स काउंट हो रहा होगा। तो n फैक्टोरियल को जो है हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n और n कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो लॉजिकली मैंने जो समझाया है, आई होप कि लॉजिक समझ में आया होगा। अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो फिर बस ये फॉर्मूला भी याद रखोगे तो ये काम चल जाएगा आपका। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि लॉजिक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो ये पार्ट को एंड अच्छे से समझो। तो इसको अगर मैं एक बार फिर से बोल दूं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, और इनको अरेंज करना है इन अ सर्कुलर टेबल, है ना, कुछ सर्कुलर इस टाइप का अरेंज करना है, तो फिर ये कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल,
है ना, ये आया कहाँ से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, तो दैट इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये एक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट है हमारे पास, उसमें सर्कुलर टेबल है, उसमें अरेंज करना है, तो फिर n माइनस वन फैक्टोरियल वे में हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिस्टिंक्शन समझ में आया कि लीनियर अगर करेंगे तो फिर n फैक्टोरियल वे में कर सकते हैं, सर्कुलर अगर करेंगे तो n माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन ये कौन सा केस होगा, जब हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ए बी सी डी लिखा है तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज में ए बी सी डी है ना। और फिर अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज देखूँ तो ये क्लॉकवाइज में क्या है, ए बी सी डी, और फिर एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या है, ए डी सी बी। या फिर अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं कि बी को यहाँ पर, सी को यहाँ पर, डी को यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज में क्या है, ए डी सी बी है, एंटी क्लॉकवाइज में ए बी सी डी है ना। तो अगर हम लोग ये दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, कि ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में यहाँ पर ए बी सी डी था, ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में यहाँ पर ए डी सी बी है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम लोग डिस्टिंग कर सकते हैं तब फिर ये वाला केस होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं अगर, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तब फिर इसको और डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला अभी, तो मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप से बीड्स हैं। ठीक है, जो नेकलेस आपका मान लो कि कुछ बीड्स से बना हुआ है। ठीक है, तो मान लो कि ये x1 एक बीड है, x2 दूसरा बीड है, x3 तीसरा बीड है, x4 चौथा बीड है। ठीक है, तो नेकलेस को हम लोगों ने एक बार इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, तो x1 x2 x3 x4 ये हमारा नेकलेस बन गया। ठीक है, अब नेकलेस को तो हम लोग पलट के भी रख सकते हैं, है ना, नेकलेस को तो पलट सकते हैं, तो कोई वो सेम ही नेकलेस रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आ जाएगा। तो नेकलेस को हम लोग क्लॉकवाइज इस टाइप से भी देख सकते हैं, या फिर उसको पलट दिया तो फिर वो सेम चीज़ उसको देख सकते हो उस। तो नेकलेस में क्या होगा कि आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा, है ना। अब जैसे एक सर्कुलर टेबल में हम लोग आदमी को बिठा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर तो हम लोग पलट के नहीं रख सकते आदमी को कि सारे टेबल को पलट दिया तो सारा आदमी इधर सर ऊपर था पाँव नीचे था, उधर सर नीचे हो गया पाँव ऊपर हो गए, तो उस केस में हम लोग पलट नहीं सकते हैं। लेकिन मान लो एक नेकलेस अगर हम लोग बना रहे हैं तो नेकलेस को तो हम लोग आराम से पलट सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा नेकलेस को पलटने से कि क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें कुछ भी डिस्टिंक्शन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास चार यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम लोग यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन फैक्टोरियल मतलब थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो मैंने लॉजिकली समझाया है, अगर लॉजिकली समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये रिजल्ट को याद रख सकते हो। तो रिजल्ट क्या था कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनको अगर लीनियरली अरेंज करना है तब तो n फैक्टोरियल हो गया, अगर लीनियरली अरेंज करना है। अगर मेरे को सर्कुलर एक टेबल दिया हुआ है मान लो जिसमें हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तब फिर n माइनस वन फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि नेकलेस का केस हो गया कि हम लोग उसको पलट पलट भी सकते हैं, तो उस केस में जो है वो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने वही लिखा है कि इफ़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश देन दी नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू। ठीक, तो अगर लॉजिक समझ में आया तो लॉजिकली समझ के इस ये रिजल्ट को याद रखो, अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तब फिर बस ये रिजल्ट याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन आई होप कि आप लोग को लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब ये जो पहला वाला केस था हम लोगों का, मतलब ये वाला n माइनस वन फैक्टोरियल वाला, इसको और एक तरीके से सोच सकते हैं। इसको कैसे सोच सकते हैं कि ए बी सी डी, है ना, चार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको एक सर्कुलर टेबल में मान लो अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया कि ये पहला ये जो भी पोजीशन है, मतलब यहाँ पर मैंने कोई भी एक पोजीशन लिया, वहाँ पर मैंने ए को डाल डाल दिया। ठीक है, और ये अब ए यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, तीन स्पॉट्स हैं, है ना। अब ये तीन स्पॉट्स में मैं बी सी डी को अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो बी सी डी को अब तीन स्पॉट्स में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी सर ये सिंपल आपका लीनियर फंडा लग जाएगा ना, कि ये एक स्पॉट है, ये दूसरा तीसरा, ये तीसरा स्पॉट में बी सी डी को जो है हम लोग को परम्यूट करना है या फिर अरेंज करना है, तो वो कितने तरीके से हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल तरीके से।
ठीक है, तो इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन द सर्कल देन द रेस्ट ऑफ द पोजीशन बिकम स्पेसिफिक। ठीक है, तो एक कोई ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दो और फिर बाकी सारे को परम्यूट कर दो। तो जो भी मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैंने लिया, मान लो कि मैंने उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया A1 को, तब फिर अब यहाँ पर कितने n-1 स्पॉट्स बच गए, तो वहाँ पर वो जो n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने आपस में परम्यूट कर दिया। ठीक है, तो उसके कितने तरीके हो गए, n-1 फैक्टोरियल है, तो वैसे भी उसको सोच सकते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये कोई नंबर फिक्स नहीं है ना, कि ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन कौन सा है, वो नहीं है, बस ये सर्कुलर एक अरेंजमेंट है, उसमें हम लोग को ये करना है। तो ए चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, बात एक ही है ना, ये पोजीशन में कुछ वैसा अंतर नहीं है। लेकिन मान लो कि मैंने बोला कि सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है, लेकिन ये जो है ये फिक्स कर दिया मैंने कि ये पोजीशन 1 है या फिर टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, ये टेबल 3 है, मान लो ये टेबल 4 है। ठीक है, ऐसे करके मान लो कि मैंने फिक्स कर दिया व्हेन दी पोजीशन आर नंबर, कि ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 4। अब अगर मेरे को एन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर रखना है, तब फिर ये दोनों अलग ही काउंट होगा, है ना, कि ये मान लो पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 2 था, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4। तो ए को अगर यहाँ पर आ गया तब फिर ये क्या आ जाएगा, ए पोजीशन 2 पर आ जाएगा, ये पोजीशन 3 हो जाएगा, ये पोजीशन 4, ये पोजीशन 1 है ना, तो ये और ये फिर अलग काउंट होगा। तब फिर ये नॉर्मल जो हम लोग का लीनियर अरेंजमेंट है वैसे ही काउंट होगा। ठीक है, तो अगर पोजीशंस जो हैं वो नंबर्ड हैं, तब फिर सर्कुलर अरेंजमेंट इज ट्रीटेड एज लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो बोला इसको सोचोगे थोड़ा देर तो समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने नॉर्मल केस क्या बोला कि जब कोई भी पोजीशन में वैसा कुछ मतलब यूनिकनेस नहीं है, मतलब कि ए को यहाँ पर रखो या फिर यहाँ पर रखो, वो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस ये सर्कुलर जो है ये इसमें मैटर करता है ना, कि यहाँ पर ए बी सी डी था, यहाँ पर भी ए बी सी डी था, यहाँ पर भी ए बी सी डी। लेकिन अगर मैं नंबर कर दूँ पोजीशन को कि ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है, ये चौथा टेबल है, तब फिर इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो वो तो नॉर्मल आपका हो गया कि ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ये पोजीशन 4 है ना। तब फिर जितने भी लीनियर तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं वही रहेगा। ठीक है, तो अगर पोजीशन को नंबर कर दें तो फिर उसमें बस n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस चीज़ को जो है वो देख लो। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली अराउंड अ राउंड टेबल, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ठीक है, तो एक मेरे पास मान लो कि ये राउंड टेबल है, फिर उसके बाद 5 मेरे पास लड़के हैं, तो मान लो कि B1, B2, B3, B4, B5 है ना, ये 5 लड़के हैं मेरे पास, फिर 5 गर्ल्स, तो 5 लड़कियां हैं, G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है, और फिर एक राउंड टेबल है और इनको बिठाना है, गर्ल सेट ऑल्टरनेटली राउंड अराउंड अ राउंड टेबल। तो ऑल्टरनेट मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, वैसे होना चाहिए। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो अगर ऑल्टरनेट मेरे को चाहिए तब फिर मैं क्या बोलूँगा कि पहले मान लो कि मैं लड़कों को बिठा देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर B1, ये मान लो B2, ये मान लो B3, ये मान लो B4, ये मान लो B5। तो पहले मैंने लड़कों को बिठा दिया ये टेबल में। अब ये बिठाने का कितना तरीका हुआ कि 1 2 3 4 5, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब फिर 5-1 फैक्टोरियल है ना, तो 4 फैक्टोरियल वे में हम लोगों ने लड़कों को बिठा दिया। अब लड़कों को अगर मैंने बिठा दिया यहाँ पर, तब फिर अब लड़की को ऑल्टरनेट अगर करना है तो कितने पोजीशन आ जाएंगे, तो एक ये पोजीशन आ गया, एक ये पोजीशन आ गया, है ना। मान लो कि इसको मैंने P1 बोला, पोजीशन 1, फिर ये P2 पोजीशन 2, फिर ये P3 पोजीशन 3, फिर ये P4 पोजीशन 4, फिर ये P5 पोजीशन 5। अब लड़कियों को मैं इन पोजीशंस पर बिठा सकता हूँ। ठीक है, अब वो कितने तरीके से बिठा सकता हूँ, तो ये तो अब नॉर्मल लीनियर आपका तरीका हो गया कि 1 2 3 4 5 पोजीशन है आपके पास और 5 यूनिक पोजीशन है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक लड़का यहाँ पर बैठ गया, अब G1 यहाँ पर बैठती है या फिर यहाँ पर बैठती है, वो दोनों अलग केस काउंट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर G1 अगर बैठेगी तो ये B5 और B1 के बीच में बैठ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर बैठेगी तो B1 और B2 के बीच में रहेगी। तो जैसे ही लड़कों को बिठा दिया तब फिर ये जो 5 पोजीशंस हैं वो अलग डिस्टिंक्ट पोजीशंस हो गए, है ना। तब फिर 5 लड़कियां हैं, 5 पोजीशंस हैं, उनको अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो पहले 4 फैक्टोरियल तरीके से लड़कों को अरेंज कर दिया, फिर जो भी गैप्स है उनमें 5 फैक्टोरियल तरीके से लड़कियों को अरेंज कर दिया।
ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 2880। ठीक है, आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड अमॉन्ग 20 डेलीगेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो 20 लोग हैं फ्रॉम 20 डिफरेंट डेलीगेट्स, मतलब वही कि कुछ वीआईपी आदमी या जो भी मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20 अलग आदमी हैं 20 डिफरेंट कंट्रीज से। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ़ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टू सिट टुगेदर। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो ये मान लो कि हमारा ये राउंड टेबल है और फिर 20 लोग हैं हमारे पास, 20 डिस्टिंक्ट लोग हैं। अब उसमें 2 पर्टिकुलर जो डेलीगेट हैं वो हमेशा साथ ही में बैठेंगे। ठीक है, तो 2 जो लोग हैं उनको एक साथ एक यूनिट मान लो। ठीक है, तो अगर 2 एक साथ हो गए तब फिर बाकी कितने और बच गए कि यहाँ पर 2 हैं तो और कितने होंगे, 18 होंगे, है ना। 18 2 20, तो ये 18 + 1 टोटल 19 यूनिट की तरह इसको सोच सकते हो। ठीक है, अब 19 यूनिट जो भी हो गया उनको एक सर्कल में बिठाना है। ठीक है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 19 - 1 18 फैक्टोरियल, है ना। 18 फैक्टोरियल वो हो गया, और फिर ये जो 2 लोग हैं ये आपस में कैसे परम्यूट हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये केस हो गया कि ऑलवेज सिट टुगेदर। अब नेवर सिट टुगेदर, तो इसमें क्या हम लोग सोच सकते हैं कि पहले तो पूरा केस ले लो बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, है ना। तो 20 डेलीगेट अगर मेरे पास है तो पूरा 20 लोग अलग, है ना, कि एक यूनिट नहीं, पूरा 20 लोग अलग। तब फिर अगर 20 लोग को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना है तो कितना हो गया, 19 फैक्टोरियल। तो ये टोटल हो गया बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। अब इसमें माइनस अगर मैं कर दूंगा कि ऑलवेज सिट टुगेदर, तब फिर वो नेवर सिट टुगेदर पूरा इक्वल आ जाएगा, है ना। तब फिर ऑलवेज सिट टुगेदर क्या था, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो फिर ये जो आंसर आएगा ये हमारा नेवर सिट टुगेदर का आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट डायमंड्स कैन बी अरेंज टू मेक अ नेकलेस। तो जैसे ही नेकलेस आ गया मेरे पास, तो नेकलेस में क्या, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है ना। तो 10 डिफरेंट डायमंड्स हैं हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, नेकलेस में हम लोग उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग उसको फ्लिप कर सकते हैं, है ना। तब फिर ये कौन सा केस हो जाएगा, 10 - 1 9 फैक्टोरियल फिर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट और एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो है बेस्ड ऑन जियोमेट्री। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास ये n पॉइंट्स है। ठीक है, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN। ठीक है, और इनको जोड़ के हमारे पास एक ये डायगनल्स है। ठीक है, तो एक ये पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन विथ n साइड्स। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब कि जो भी ये इंटरनल एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स है जिसमें n साइड्स हैं। ठीक है, तो A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, ये हमारा n पॉइंट्स हो गए। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसमें n साइड्स हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डायगनल्स आएंगे, तो डायगनल्स का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये A1 लिया, A1 को A3 से जोड़ दिया, है ना, तो ये एक डायगनल हो गया। फिर A2 लिया, मान लो AN से जोड़ दिया, A1 लिया मान लो कि A4 से जोड़ दिया, एंड सो ऑन। तो जितने भी इस टाइप से हम लोग जोड़ते जाएंगे तो वो सारे डायगनल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, n डिफरेंट पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये A1 A2 A3 सो ऑन अप टू n पॉइंट्स हैं या फिर n वर्टिसेस हैं। तो अगर मैं ये n में से कोई भी 2 पॉइंट को लेके मैं जोड़ दूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन आएगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं कोई भी पॉइंट मतलब A1 के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, है ना, तो ये जितने भी पॉइंट्स बचे हैं कोई भी पॉइंट में अगर लेता हूँ तब फिर मेरे पास डायगनल आएगा। लेकिन बस अगर मैं इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ पर क्या है A2 पॉइंट है, फिर ये AN है ना। तो इसके लिए ये दोनों के लिए जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, ये साइड्स आ जाएगा, तो ये डायगनल नहीं आएगा। तो अगर हम लोग NC2 करते हैं तो हम लोग ये सारे जो भी n पॉइंट्स हैं इसमें से कोई भी 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं तो उनको जोड़ के हमारे पास कितने लाइन्स आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी डायगनल लाइन्स हैं, है ना, जितने भी डायगनल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। प्लस उसमें क्या होगा कि जितने भी ये साइड्स हैं, ठीक है, ये मान लो A1 A2 A2 A3 जितने भी साइड्स है ये पॉलीगॉन्स के, तो वो सारे साइड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मेरे को नंबर ऑफ डायगनल्स चाहिए तब मैं क्या करूँगा कि ये सारा चीज़ लूँगा NC2, उसमें से नंबर ऑफ साइड्स में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ऑफ n साइड्स, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स n है।
तो फिर NC2 किया, NC2 में से n को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आई होप लॉजिक समझ में आया कि NC2 करने से क्या हुआ कि हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स ले रहे हैं, है ना। तो मान लो कभी A1 A2 ले लिया, तो उस केस में तो डायगोनल नहीं आएगा, उस केस में ये साइड आएगा। तो NC2 लेने से ऐसे जितने भी लाइन हमारे पास यहाँ बन रहा है वो सारे आ जाएंगे, तो उसमें डायगोनल्स भी आ जाएंगे और फिर ये जितने भी साइड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि NC2 किया, तो उसमें सारी चीज़ आ गए, उसमें से नंबर ऑफ़ ये जितने भी साइड्स हैं n उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये नंबर ऑफ़ डायगोनल्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप लॉजिक समझ में आया होगा। इसके बेसिस पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग n पॉइंट्स ऑन द प्लेन व्हेन r पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास n पॉइंट्स हैं, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 8, इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, n पॉइंट्स हैं, उसमें से क्या है कि r पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। तो मान लो कि ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये मेरा एक ही लाइन पर लाई करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, तो फिर कितने नंबर ऑफ़ लाइंस आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं ये दोनों पॉइंट को जोड़ देता हूँ, है ना, तब एक लाइन आ जाएगा, या फिर एक ये दोनों को जोड़ देता हूँ तब फिर लाइन आएगा, या फिर इधर जोड़ो तब फिर और एक ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है लाइंस आते रहेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को जोड़ो तब फिर ये ही लाइन आएगा, अगर मैं ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हूँ तब भी सेम लाइन आएगा, ये दोनों को इनको जोड़ता हूँ तब भी सेम ही लाइन आएगा। तो ये जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनको अगर जोड़ते रहो तब फिर सेम ही लाइन आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मेरे पास n पॉइंट्स है ना, अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो n पॉइंट्स में से अगर मैं कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास लाइन आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर r पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है, ठीक है, तो वो r में से अगर मैं कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तब तो मेरे पास सेम ही लाइन आएगा। ठीक है, तो NC2 में क्या होगा कि वो सारे जो कोलिनियर पॉइंट्स है वो भी आते रहेंगे, है ना, तो वो बार बार काउंट हो रहा है, तो वो सारे लाइंस को जो है हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर वो सारे लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तब फिर ये जो कोलिनियर लाइन था वो एक बार तो काउंट होना चाहिए था, तो उसको एक बार +1 कर दिया। ठीक है, आई होप लॉजिक समझ में आया कि नंबर ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग n पॉइंट्स ऑन द प्लेन, तो एक प्लेन है उसमें n पॉइंट्स हैं, उसमें से r पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। तो n पॉइंट में से मैं कोई भी दो पॉइंट अगर ले लेता हूँ तब फिर मेरे पास एक लाइन आ जाएगा। लेकिन अगर r पॉइंट्स मेरा कोलिनियर है तब फिर वो r पॉइंट्स में से अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ तब फिर सेम लाइन जो है बार बार इसमें आते रहेगा। तो वो मैंने क्या किया कि r में से मैं दो पॉइंट लेने का जितना भी तरीका है वो सारे को लेके हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो फिर जितने भी तो वो जो कोलिनियर लाइन था वो हमारा हट जाएगा ना, जितने मल्टीपल टाइम्स जो वो काउंट हो रहा था वो हट गया, लेकिन वो एक बार भी काउंट नहीं होगा अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर उसको जो +1 कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग n पॉइंट्स ऑन द प्लेन व्हेन r पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें मान लो ये बोल रहा थी नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, number of parallelograms formed by m parallel lines in one direction and n parallel lines in other direction। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, ये सबको हटाओ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, फिर ये इसके पैरेलल, ये फिर इसके पैरेलल, मान लो कि यहाँ पर सॉरी, तो इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल फिर और एक लाइन है। ठीक है, ऐसे करके मान लो कि m पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और फिर मान लो कि मेरे पास इधर एक लाइन है, ठीक है, फिर इसके पैरेलल n लाइंस है। ठीक है, इस टाइप से। तो इस केस में क्या है मेरे पास कि इस टाइप के जो है मतलब m लाइंस है मेरे पास, ठीक है, और इस टाइप के ये ब्लू में जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है इस टाइप के मेरे पास n लाइंस है। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बन सकते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, है ना। तो अगर मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है तब फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो मैंने इसको लिया, है ना, और फिर ये लाइन को लिया,
ठीक है, दोनों पैरेलल हैं। फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मान लो कि मैंने दो ये लाइन लिया और फिर ये एक लाइन ले लिया है, तो हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो एम हमारे पास ये एक डायरेक्शन में पैरेलल हैं, उनमें से कोई भी दो को चूज़ करना पड़ेगा, है ना। इसको येलो से लिख देता हूँ। तो जो एम पैरेलल लाइन्स है उनमें से कोई दो को चूज़ करना पड़ेगा, और फिर जो हमारे यहाँ पर एन पैरेलल लाइन्स है उनमें से कोई भी दो को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एम सी टू मल्टीप्लाइड बाई एन सी टू, है ना। तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप लॉजिक समझ में आया होगा कि एम पैरेलल लाइन्स है एक डायरेक्शन में, एन पैरेलल लाइन्स है दूसरी डायरेक्शन में, और फिर ये सारे लाइंस को लेके जो है हम लोग कितने पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये जो एम लाइन्स है उसमें से कोई भी दो लाइन को चूज़ कर लिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो ये एन लाइन्स है उनमें से कोई भी दो लाइन को चूज़ कर लेते हैं, एम सी टू इंटू एन सी टू। ठीक है, तो ये सारे जो जियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है आई होप लॉजिकली आप लोग समझ लो, तो फिर अलग अलग केस में जो है काम आ सकता है। तो ये एक हम लोग जेई मेन का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको पहले खुद से ट्राई करो बिना सोल्यूशन देखे, और फिर जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे, लेट एन ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर, सपोज दैट देर आर एन मेट्रो स्टेशन इन अ सिटी लोकेटेड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। तो मान लो कि ये हमारा सर्कुलर पाथ है, इसमें M1 M2 M3 सो ऑन अप टू Mn, है ना। तो n मेट्रो स्टेशन है मेरे पास, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ। ईच पेयर ऑफ स्टेशन इज कनेक्टेड बाई अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली। तो अगर स्ट्रेट ट्रैक बोल दिया तो फिर मैंने क्या बोला कि ये मान लो M1 है, ये M2 है, तो इसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, फिर M3 है, तो M2 M3 को कनेक्ट वाला स्ट्रेट ट्रैक, फिर M3 M4। ठीक है, ऐसे करके अगर M1 M3 कनेक्ट होता है तो फिर वो भी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ईच पेयर ऑफ स्टेशन इज कनेक्टेड बाई अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली। फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाई अ ब्लू लाइन। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो M1 M2 होगा ये क्या होगा, ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर का हो जाएगा। ये M1 MN जो है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, M2 M3 ये जो है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी ये नंबर ऑफ साइड्स हैं ये पॉलीगॉन के, है ना, ये हमारे पास एक पॉलीगॉन आ गया जिसमें n साइड्स होंगे, तो वो सारे जो साइड्स हैं वो ब्लू कलर के होंगे। ठीक है, तो वेर एज ऑल रिमेनिंग पेयर ऑफ स्टेशंस आर कनेक्टेड बाई रेड लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं मान लो ये M1 को लेता हूँ और इसको M3 को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तब फिर ये क्या होना चाहिए, रेड लाइन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि मैंने ये M1 लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये रेड लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा, अगर मैं M2 को लेके MN कनेक्ट कर दूँ तो वो भी रेड लाइन आएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें ये जो पॉलीगॉन है इसमें जितने भी साइड्स हैं वो सारे हमारे ब्लू कलर के रहेंगे, और जितने भी डायगनल्स यहाँ पर आएंगे वो सारे हमारे रेड कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर आगे क्या बोल रहा है, तो आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितने होंगे, तो ये n साइडेड हमारे पास पॉलीगॉन है, तो जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो तो n है। ठीक है, अब नंबर ऑफ रेड लाइंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रेड लाइंस कितने होंगे, जितने भी डायगनल्स हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ डायगनल्स। तो डायगनल्स अभी हम लोगों ने देखा कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर n साइडेड हमारे पास पॉलीगॉन है तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, NC2 है ना, तो उसमें सारे लाइंस आ जाएंगे, मतलब कि डायगनल्स भी आ जाएगा, फिर ये साइड्स भी आ जाएगा। तो साइड्स को अगर मैं हटा दूँ तो नंबर ऑफ डायगनल्स आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ डायगनल्स है, तो NC2 माइनस n। ठीक है, NC2 माइनस n, ये क्या है, नंबर ऑफ डायगनल्स, या फिर ये केस में क्या है, नंबर ऑफ रेड लाइंस। तो इफ़ द नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस क्या है, n, तो फिर ये 99 टाइम्स n है। ठीक है, तो बस अब इसी को सॉल्व कर देना, तो NC2 माइनस n इज इक्वल टू 99n, तो NC2 इज इक्वल टू 100n आ गया। तो NC2 लिखा हुआ है मतलब क्या कि n इंटू n माइनस वन बाई 2 इंटू 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 100n। ठीक है, तो फिर n इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू 200n। ठीक है, तो ये n में आ गया। अब बस यहाँ पर n का वैल्यू पूछ रहा है,
तो यहाँ पर डायरेक्टली ये जो ऑप्शंस में जितने भी वैल्यूज़ दिए हैं उसको यहाँ पर डाल के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं 201 डालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 201 इंटू 200, दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 201। तो 201 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी अगर डालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 101 इंटू 100, 101 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 इंटू 101 है, तो ये तो गलत है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 200 डाल लो तो 200 इंटू 199 इज इक्वल टू 200 इंटू 200, वो आ जाएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 199 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये 201 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है पूछा जा सकता है। तो आज का जो भी हम लोगों ने लेक्चर किया, तो या तो लॉजिकली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हर फॉर्मूला को, वैसे लॉजिकली एक बार समझ लो, है ना, समझ में नहीं आती एक बार फिर से वीडियो को देख लो, नहीं तो फिर बस जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी अगर याद रखोगे तो फिर काफ़ी सारा केसेस में जो है आपका काम चल जाएगा।